दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए धमाकेदार एक्शन फिल्म लेकर आया हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि मेरी हर वीडियो में लास्ट में ही एक्शन रहता है। तो चलिए बिना टाइम पास किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पीटर CIA के सबसे खतरनाक और सटीक एजेंटों में से एक है। ठंडा दिमाग, एकदम पैना निशाना, और उसके लिए मिशन हमेशा हर चीज से ऊपर रहता है। सालों से उसकी जिंदगी टॉप सीक्रेट ऑपरेशन और ऐसी हत्याओं में बीत रही है जिनका जिक्र कभी अखबारों या रिपोर्टों में नहीं आता। बदले में उसने अपने देश के लिए अनगिनत कामयाबी और मेडल कमाए हैं। आज पीटर को अपने ही शागिर्द नौजवान एजेंट मेसन के साथ एक अहम मिशन मिला है। मोंटेनेग्रो में तैनात एक अमेरिकी एम्बेसडर पर होने वाली हत्या की साजिश को नाकाम करना। प्लान के मुताबिक पीटर खुद एम्बेसडर का रूप धरकर शहर के एक कल्चरल इवेंट में शामिल होगा, जबकि मेसन ऊपर किसी ऊंची इमारत से स्नाइपर राइफल के साथ एरिया कवर करेगा। जैसे ही असली कातिल की पहचान पक्की होगी, मेसन एक ही शॉट में उसे खत्म कर देगा। सब कुछ योजना के हिसाब से शुरू होता है। जैसे ही पीटर कार से उतरकर भीड़ की तरफ बढ़ता है, किलर अपनी पोजीशन से उठकर हरकत में आता है। ठीक उसी पल जब पीटर सुरक्षित जोन में घुसने ही वाला होता है, मेसन ट्रिगर दबा देता है और साइलेंट गोली सीधे हथियारे को चीरती हुई निकलती है। वो एक ही शॉट में ढेर हो जाता है, लेकिन मरने से पहले वो भी 2 फायर कर देता है। एक गोली पीटर को लगती है, लेकिन उसकी बॉडी आर्मर उसे बचा लेती है, जबकि दूसरी बदकिस्मती से पास खड़े एक छोटे लड़के को लगती है और बच्चा वहीं मौके पर जान गंवा देता है। बच्चे की मौत वाला हादसा पीटर को अंदर से तोड़कर रख देता है। उसे लगता है कि चाहे गलती स्नाइपर की हो या नहीं, मासूम जान की जिम्मेदारी आखिर में उसी तक आकर रुकती है। इसी ग्लानि में वो बिना शोर किए CIA से रिटायर हो जाता है और स्विट्जरलैंड में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलकर दिन प्रतिदिन वाली सादा जिंदगी जीने लगता है। बंदूक और मिशन से दूर रहते रहते 5 साल गुजर जाते हैं और उसे लगने लगता है कि शायद अब उसे सच में शांति मिल गई है। लेकिन जासूस की जिंदगी में अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन उसका पुराना बॉस जॉन CIA के कई एजेंटों की बेरहमी से हुई हत्याओं की फाइल उसके सामने रख देता है। शक एक रूसी प्रोफेशनल फीमेल हिटवुमन एलेक्सा पर है, जिसे पॉलिटिशियन अर्काडी ने हायर किया है। एजेंसी का मानना है कि अर्काडी अपने गंदे अतीत के राज जानने वाले लोगों को एक एक कर हटवा रहा है, ताकि रूस के राष्ट्रपति चुनाव की राह उसके लिए पूरी तरह साफ हो जाए। पीटर ये सब सुनकर हैरान है कि जिसने सालों पहले संगठन छोड़ दिया, उसे ये अंदरूनी खेल क्यों दिखाया जा रहा है। ऊपर से उसके हिसाब से हर एजेंट अपने पेशे के रिस्क जानकर ही फील्ड में उतरता है। तो फिर अचानक ये हमदर्दी समझ नहीं आती। तभी जॉन एक और फाइल निकालता है, नतालिया की। कभी पीटर और नतालिया के बीच गहरा रिश्ता रहा था और कई सालों से वो अपनी असली पहचान छुपाकर अर्काडी की निजी सेक्रेटरी बनकर CIA के लिए टॉप सीक्रेट जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस बार नतालिया के हाथ एक ऐसी रहस्यमयी लड़की का सुराग लगने वाला है, जिसकी सिर्फ पहचान पब्लिक हो जाए तो अकेले उसी से अर्काडी की पूरी इमेज और राजनीतिक करियर मिट्टी में मिल सकता है। और यहीं से पीटर को वापस खेल में घसीटने की असली वजह साफ हो जाती है। नतालिया अब डबल रिस्क में है। अर्काडी भी उसके पीछे है और CIA पर भी उसे भरोसा नहीं रहा, इसलिए वह साफ शर्त रखती है कि अब वह सिर्फ पीटर पर ही यकीन करेगी। अगर पीटर खुद उसे सुरक्षित बाहर नहीं निकालता, तो वह उस रहस्यमयी लड़की का नाम कभी एजेंसी को नहीं बताएगी। उधर रूस की राजधानी मॉस्को में अर्काडी मंच पर खड़ा होकर चुनावी भाषण दे रहा है, लोगों से अपने लिए वोट मांग रहा है। इसी टाइम नतालिया चुपचाप उसके ऑफिस में घुसती है। पहले से जुटाई इंफॉर्मेशन के दम पर वह आसानी से गुप्त लॉकर खोल लेती है और वहां से उस रहस्यमयी लड़की की तस्वीरें निकालती है, जिन्हें अर्काडी ने बहुत संभाल कर छुपा रखा था। बिना समय गवाए वह अपने फोन से सारी फोटो स्कैन कर लेती है, ताकि सबूत उसके पास रह सके। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि अर्काडी उम्मीद से पहले ही स्पीच खत्म करके दफ्तर लौट आता है। खतरा भांपकर नतालिया गलती से सारी फाइलें और फोटो वापस ठीक उसी जगह रखती है, सेफ बंद करती है और ऐसे चल देती है जैसे बस रूटीन काम निपटा कर आई हो। जल्दबाजी में उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है। जिस अलमारी में सेफ छुपा है, उसकी चाबी वहीं लगी रह जाती है। यही छोटा डिटेल अर्काडी की नजर में आ जाता है और वह तुरंत समझ जाता है कि उसके बेहद नजदीक बैठा जासूस कोई और नहीं, नतालिया ही है। वह हुक्म देता है कि चाहे जितनी कीमत लगे उसे पकड़कर लाओ। इस बीच नतालिया पूरी रफ्तार से कार भगाकर CIA के तय किए गए रेस्क्यू पॉइंट की तरफ जा रही है। ग्राउंड ऑपरेशन की कमान हमेशा की तरह जॉन के हाथ में है, लेकिन इस बार उसके साथ खुद अमेरिका से आया हाई रैंक अधिकारी वाइंस्टीन भी मौजूद है। साइट पर टेक टीम ऊपर से नतालिया की गाड़ी पर नजर रखने के लिए ड्रोन उड़ा चुकी है, ताकि अगर रास्ते में कोई घात या मुठभेड़ हो तो तुरंत उसे कवर और गाइडेंस दी जा सके। नतालिया जैसे ही CIA के रेंडेजवू पॉइंट के करीब पहुंचती है, उसके पीछे पीछे अर्काडी के लोग भी बिल्कुल नजदीक आ चुके होते हैं। कमांड सेंटर में बैठे ऑपरेटर ड्रोन की फीड से ये असामान्य मूवमेंट देख लेते हैं, लेकिन चेतावनी देने से पहले ही नतालिया दुश्मनों की पूरी घेराबंदी में फंस जाती है।
ठीक उसी नाजुक पल पर पीटर किसी अदृश्य रक्षक की तरह अचानक सीन पर पहुंचता है। वह कार से उतरते ही बेहद सटीक फायरिंग करता है और चंद सेकंडों में अर्काडी के सारे गुंडों को ठिकाने लगा देता है। फिर नतालिया को पकड़कर उसे खतरे के इलाके से बाहर निकाल ले जाता है। पीटर को सामने देखकर नतालिया उतनी ही हैरान है जितनी राहत महसूस कर रही है। उसे लगा था यह आदमी हमेशा के लिए फील्ड छोड़ चुका है। उधर ऑपरेशन मॉनिटर कर रही सीआईए की टेक टीम भी आतंकित सी रह जाती है, क्योंकि ग्रिड पर अचानक एक अनजान गाड़ी और अज्ञात ऑपरेटर एक्टिव हो गया है। जॉन को छोड़कर किसी को नहीं पता कि नतालिया को बचाने वाला ये कौन है। हालात प्लान से बाहर जाते देख हाई रैंक अफसर वाइंस्टीन तुरंत सख्त आदेश देता है। संगठन की जानकारी दुश्मन के हाथ न लगे, इसके लिए जरूरत पड़ने पर नतालिया को ही खत्म कर दिया जाए। जॉन लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से आया फैसला फाइनल है। उसका कोई तर्क काम नहीं आता। उधर भागते भागते नतालिया आखिर पीटर पर पूरा भरोसा करते हुए उसे वो अहम राज्य बता देती है। रहस्यमयी लड़की का नाम है मीरा। पीटर बिना देर लगाए ये नाम जॉन तक पहुंचा देता है, ताकि सीआईए को भी पता हो कि असली की विटनेस कौन है। जवाब में जॉन उसे एक और चौंकाने वाला सच बताता है। नतालिया को साफ कर देने के लिए जो असैसिन टीम भेजी गई है, उसमें स्नाइपर के तौर पर जिस एजेंट को चुना गया है वह कोई और नहीं बल्कि मेसन है, वही जवान शूटर जिसे कभी पीटर ने खुद ट्रेन किया था और जो उसके लिए शागिर्द से बढ़कर बेटा जैसा था। यहीं से कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। गुरु और चेले एक ही निशाने के दो सिरों पर खड़े होने वाले हैं। पीटर सब कुछ जानते हुए भी नतालिया को बचाने में एक कदम पीछे रह जाता है। जैसे ही उसकी कार किल जोन में घुसती है, मेसन बिना एक सेकंड गंवाए ट्रिगर दबा देता है और नतालिया सीने पर गोली खाकर धीरे धीरे आखिरी सांसें लेने लगती है। पीटर बस स्तब्ध खड़ा उसे देखते रह जाता है। उसके पास अलविदा कहने का भी मौका नहीं बचता और अंदर से गुस्से और दर्द का ज्वालामुखी फट पड़ता है। मिशन पूरा मानकर मेसन की असैसिन टीम जगह छोड़कर निकल जाती है बोजिन के लिए। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि उन्होंने अभी अभी सीआईए के कभी सबसे घातक एजेंट रहे आदमी की प्रिय को मार गिराया है। पीटर ड्रोन की उड़ान की दिशा और मूवमेंट से तुरंत किल टीम की गाड़ी का रूट पकड़ लेता है और फिर गाड़ी का पीछा करते हुए एक एक कर पूरे स्क्वाड को रास्ते में ही गोलियों से साफ कर देता है। सिर्फ मेसन किसी तरह कार के पीछे एड लेकर अस्थायी रूप से बच निकलता है। आखिर आमने सामने होने पर दोनों की नजरें टकराती हैं। गुरु और चेला एक दूसरे के चेहरे पहचान लेते हैं। कुछ पल के लिए टाइम जैसे रुक जाता है, लेकिन न कोई माफी मांगता है न कोई सफाई देता है। दोनों बिना एक शब्द बोले उलटी दिशाओं में मुड़कर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर मेसन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह ऑपरेशन रूम से पूछता है कि आखिर इस मिशन में पीटर जैसा रिटायर्ड एजेंट अचानक कैसे शामिल हो गया। ये सुनते ही वाइंस्टीन सीधे जॉन पर शक करने लगता है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि जॉन ऊपर की मंजूरी के बिना किसी पुराने नवंबर मैन को गुपचुप तरीके से ऑपरेशन में घुसा देगा और यहीं से सीआईए के अंदर की राजनीति और शक साजिश वाला ट्रैक और गहरा होने लगता है। जॉन समझ जाता है कि उसका सीक्रेट प्लान अब छिपा नहीं रहेगा, इसलिए वो कमांड सेंटर छोड़कर घर लौट आता है और खुद ही मीरा नाम की उस लड़की के बारे में गहराई से जांच शुरू करता है। लेकिन वह सुराग जोड़ ही रहा होता है कि अचानक दरवाजा तोड़कर सीआईए के अपने ही एजेंट अंदर घुस आते हैं और उसे स्टन गन से झटका देकर वहीं बेहोश कर देते हैं। साफ है कि ऊपर किसी ने तय कर लिया है कि अब जॉन भी ज्यादा जानने वाला आदमी बन चुका है। उधर मेसन से वाइंस्टीन कठोर पूछताछ करता है कि जब सामने पीटर था तो उसने कार्रवाई क्यों नहीं की। मेसन साफ कह देता है कि चाहे जो हो वह अपने ही गुरु पर ट्रिगर नहीं खींच सकता। दोनों ने साथ में कई बार मौत से जूझकर मिशन पूरे किए हैं, इसीलिए वह मानने को तैयार नहीं कि पीटर कभी एजेंसी के खिलाफ गद्दारी कर सकता है। उसके मुताबिक जरूर कहीं न कहीं कोई बड़ी गलतफहमी है और मौका मिले तो वह खुद पीटर से आमने सामने बात करके सच साफ करना चाहता है ताकि हालात बेकाबू न हो। मेसन की ये बात सुनकर वाइंस्टीन एक और पत्ता खोलता है। वह फाइल से पीटर और नतालिया की साथ वाली निजी तस्वीरें निकालकर मेसन के आगे रख देता है और याद दिलाता है कि नतालिया को अभी अभी सीआईए ने खुद ही नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर खत्म किया है। उसकी नजर में ये बात तय है कि अपने प्यार की मौत का बदला पीटर जरूर लेगा और अगला निशाना एजेंसी ही होगी। इसलिए संगठन और देश की सुरक्षा के नाम पर वाइंस्टीन मेसन को सख्त आदेश देता है, हर कीमत पर पीटर को खत्म करो। अब काम में जरा सा भी जज्बात नहीं आने चाहिए, वरना अगली गोली शायद तुम्हारी तरफ भी घूम सकती है। मेसन को अभी तक सिर्फ ऊपर से आए आदेश मिले हैं, लेकिन उधर पीटर अपने दम पर सच की डोर पकड़ चुका है। नतालिया को तो ये तक नहीं बताया गया था कि मॉस्को वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में पीटर खुद मौजूद रहेगा, इसलिए अब पीटर तय करता है कि सबसे पहले जॉन को ढूंढकर ये साफ करना जरूरी है कि उसे खेल में वापस खींचा किसने और क्यों। वह सीधे बेलग्रेड उड़कर जॉन के अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन वहां जॉन की जगह सीआईए के एजेंट कमरे की तलाशी लेते दिखते हैं। पीटर तुरंत समझ जाता है कि या तो जॉन गिरफ्तार हो चुका है या उसे साइडलाइन कर दिया गया है। बिना वक्त गवाए पीटर पलक झपकते ही दो एजेंटों को नीचे गिरा देता है और उनके बेहोश होने से पहले ही कमरे का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है।
वह जॉन का लैपटॉप खोलता है और मीरा नाम की लड़की के बारे में फाइलें खंगालने लगता है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि मीरा चेचेनिया की जंग की एकमात्र खुशकिस्मत बची हुई गवाहों में से है, जिसने करीब से अर्काडी के किए हुए भयानक युद्ध अपराध देखे हैं। लगभग 10 साल पहले वो उसकी पकड़ से भाग निकली, बेलग्रेड में पॉलिटिकल असाइलम मांगा और फिर उसे एलिस नाम की एक सोशल वर्कर के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद से मीरा की पूरी फाइल एकदम ब्लैंक हो जाती है, जैसे दुनिया से गायब कर दी गई हो। यानी अब मीरा तक पहुंचने का अकेला रास्ता है एलिस। एलिस का पता लगाने के लिए पीटर वही तरीका अपनाता है जो एजेंसी अपने मिशन में करती है। वह बेहोश सीआईए एजेंट के फोन से सीधे हेडक्वार्टर पर कॉल करता है, खुद को फील्ड ऑपरेटिव की तरह पेश करता है और एलिस का नंबर देकर उसकी लोकेशन ट्रेस करने की रिक्वेस्ट करता है। कुछ मिनट में ही ट्रैकिंग टीम उसे लोकेशन फीड कर देती है। एलिस फिलहाल बेलग्रेड की स्काडार्स्का स्ट्रीट पर स्थित योलिना नाम के रेस्टोरेंट में। पीटर के कॉल के बाद मेसन तुरंत शक में आ जाता है और जॉन के फ्लैट पर ड्यूटी पर लगे बाकी एजेंटों से कंफर्म करने की रिक्वेस्ट करता है। बार बार कांटेक्ट करने पर भी कोई जवाब नहीं आता, तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि सिस्टम पर जो कॉल थोड़ी देर पहले आया था वो किसी आम फील्ड एजेंट का नहीं बल्कि खुद पीटर का था और उसका अगला टारगेट साफ है, सोशल वर्कर एलिस डॉटुधर। दूसरी तरफ रूसी कॉन्ट्रैक्ट किलर एलेक्सा भी बेलग्रेड पहुंच चुकी है। इस बार उसका मिशन है मीरा का सुराग निकालना, ताकि अर्काडी अपने खिलाफ बची आखिरी गवाह को भी खत्म कर सके। वो एक रशियन हैकर के पास नेट कैफे में जाती है और थोड़ी देर में हैकिंग के दम पर एलिस की लोकेशन ट्रेस कर लेती है। रेस्टोरेंट में एलेक्सा एक वेट्रेस का भेष धरकर एलिस की टेबल तक पहुंचती है कि कोई व्यक्ति उसे प्राइवेट में मिलना चाहता है, चलिए थोड़ी देर के लिए बाहर। इसी टाइम पीटर सीन पर आ चुका होता है। वह दूर से ही एलेक्सा के हाव भाव देखकर समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। वह फौरन एलिस को फोन करके चेतावनी देता है कि जो वेट्रेस उसे बुला रही है वास्तव में एक हिटवुमन है और अगर उसके साथ गई तो सीधा मौत के मुंह में चली जाएगी। ठीक उसी समय मेसन की अगुवाई में सीआईए की टीम भी रेस्टोरेंट के पास पहुंच चुकी होती है। चारों तरफ घेरे बंद हो रहे हैं। अब पीटर के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो जोर से चिल्लाकर एलिस को भागने के लिए कहता है और खुद रास्ता बनाता है। अपने सालों के अनुभव और तेज रिफ्लेक्स की बदौलत वो एलिस को लेकर रेस्टोरेंट से निकल भागता है। दोनों भीड़ भाड़ वाले मार्केट के अंदर घुसकर भीड़ में गुम हो जाते हैं और फिर पार्किंग से एक कार चुराकर निकल लेते हैं। इस तरह वो सीआईए की घेराबंदी और एलेक्सा दोनों को पीछे छोड़ देते हैं। भागते भागते पीटर की दी गई जानकारी और पीछा कर रही ताकतों को देखकर एलिस को आखिर समझ आ जाता है कि अब वो खुद इस खेल के बीचों बीच आ चुकी है। उस पर एक साथ सीआईए की नजर भी है और रूसी किलरों की बंदूकें भी। एलिस को अब साफ समझ आ जाता है कि ये खेल उसके सिर पर क्यों आ गिरा है। सबको लगता है कि मीरा कहाँ है, ये राज सिर्फ उसी के पास है, इसलिए जब तक मीरा नहीं मिलती एलिस का पीछा भी नहीं छूटने वाला। वह अपने ऑफिस पहुंचकर मीरा से जुड़ी पूरी फाइलें पीटर के हवाले कर देती है, लेकिन सब डिटेल्स पुराने हो चुके हैं। मीरा सालों से कहीं दर्ज नहीं है, न कोई नया रिकॉर्ड, न कोई फोटो, पता तक नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। बात करते करते पीटर की नजर दीवार पर टंगी एक फोटो पर जाती है। उसमें सिमेओन नाम का आदमी है जो सालों पहले अर्काडी का भरोसेमंद गुर्गा रह चुका है और चेचेनिया की जंग में अहम रोल निभा चुका था। एलिस के हिसाब से वो बस एक दलाल है जो भोली भाली लड़कियों को फुसलाकर देह व्यापार की दुनिया में धकेलता है और फिलहाल बेलग्रेड में ही कहीं छुपकर अपना काम चला रहा है। ये सुनकर पीटर सुझाता है कि अगर सच में मीरा का कोई सुराग बचा होगा तो उसके जैसे पुराने गंदे खेल वालों को ही होगा। सिमेओन से मिलने पर पीटर बिना घुमाए फिराए सीधे बात पर आ जाता है। वह बताता है कि अर्काडी अभी अपने पुराने सभी गुर्गों और गवाहों को साफ करवा रहा है ताकि युद्ध अपराधों और गंदे धंधों का हर सबूत मिटाकर बड़ी साफ सुथरी इमेज के साथ रूस के राष्ट्रपति पद की रेस में उतर सके। पीटर उसके सामने डील रखता है, अगर सिमेओन खोलकर बताए कि अर्काडी इतनी सफाई से अतीत क्यों मिटा रहा है और उसके पीछे पूरा खेल क्या है, तो बदले में पीटर उसे ये भी बताएगा कि उन सबको मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किस किलर ने उठा रखा है। ये सुनकर सिमेओन के चेहरे पर हैरानी नहीं बल्कि कड़वी हंसी आ जाती है। उसे तो पहले से पता है कि अर्काडी जैसा ठंडे दिमाग का शख्स इंसानी जिंदगी को कूड़े करकट से ज्यादा अहमियत कभी देता ही नहीं था और अब अपनी कुर्सी के लिए वो किसी को भी मिटाने से नहीं हिचकता। राष्ट्रपति बनने की भूख में अर्काडी इतना नीचे गिर चुका है कि सिमेओन बताता है अगर उसके रास्ते में 100 बेगुनाह भी आए तो वो बिना पलक झपकाए सबको मरवाने को तैयार है। अपनी जान बचाने के लिए सिमेओन आखिर वो राज खोल देता है जो सालों से दबा हुआ था। रूस में जो बड़ी इमारतें उड़ा दी गई थीं और जिनकी आड़ लेकर चेचेन आतंकियों पर इल्जाम लगाया गया था वो असल में किसी टेरर ग्रुप ने नहीं खुद अर्काडी ने करवाया था। उसने सीआईए के ही एक ऊंचे ओहदे वाले अधिकारी से हाथ मिलाकर पूरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सेट किया ताकि जनता का गुस्सा चेचन्या पर मोड़ा जा सके और फिर जंग के नाम पर उस इलाके के तेल के भंडार पर कब्जा आसान हो जाए। ये सुनकर पीटर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
है। उसे समझ आता है कि CIA के सिस्टम के अंदर बरसों से कोई गद्दार बैठा है और किसी ने भी ठीक से देखना तक जरूरी नहीं समझा। दिमाग में पहला नाम जॉन का कौंधता है, क्योंकि वही उसे इस पूरे गड़बड़ झाले में वापस खींचकर लाया था। लेकिन सच जानने से पहले उसे और एलिस को रात गुजारने के लिए सेफ जगह चाहिए। रात के बीच एक युवा कपल अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो पीटर चुपचाप अपने पुराने स्पाई स्किल से ताला खोलता है और एलिस को अंदर ले जाकर शिफ्ट बना देता है। लंबी भागदौड़ और गोलियों के बीच ये दोनों के लिए थोड़ा सा सुकून का पहला मौका होता है। यहीं एलिस हिम्मत जुटाकर वह सवाल पूछती है जो पूरे समय उसके मन में घूम रहा था, अगर मीरा सच में मिल गई तो उसके साथ होगा क्या? पीटर गोलमोल कुछ नहीं कहता, सीधी कड़वी बात रख देता है, सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि उसे सबसे पहले ढूंढता कौन है। जो भी इस खेल में शामिल हैं, CIA के अंदर हों या बाहर, ज्यादातर लोग यही चाहेंगे कि मीरा हमेशा के लिए गायब रहे, क्योंकि एक अकेली गवाह कई ताकतवर लोगों का साम्राज्य ढहा सकती है। पीटर जानता है कि इस पूरी कहानी में फिलहाल सिर्फ वही एक इंसान है जो सचमुच चाहता है कि मीरा जिंदा रहे, क्योंकि मीरा ही वो गवाह है जो अर्काडी और CIA के अंदर छिपे गद्दार दोनों को दुनिया के सामने बेनकाब कर सकती है, और उसी से नतालिया का अधूरा मिशन भी पूरा होगा। ऐसा सोचते सोचते उसकी नजर खिड़की से बाहर चली जाती है और दिमाग उन पुराने खुशगवार दिनों में लौट जाता है जब वो और नतालिया साथ थे। उन सालों में उनकी एक बेटी भी हुई जो अब करीब 12 साल की है, और उसे ये बात कबूल करवाना कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं, पीटर के लिए सबसे बड़ा बोझ बना हुआ है। पीटर को यूं टूटता देख एलिस ड्राइंग रूम में रखे पियानो पर बैठती है और एक बहुत नरम दर्द भरा सा सुर छेड़ देती है। धीमी सुकून भरी धुन पीटर के दिल पर जमी उदासी को कुछ देर के लिए हल्का कर देती है। बजाते बजाते एलिस अनजाने में अंग्रेजी में कह देती है कि ये उसका फेवरेट पीस है, जिस पर पीटर थोड़ा चौंक जाता है। एलिस तुरंत सफाई देती है कि उसके माता पिता दोनों यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इसलिए बचपन से उसे रूसी और दूसरी भाषाएं सिखाते रहे। शायद इसलिए वो आज इस जटिल खेल में फंसे लोगों को भी कुछ हद तक समझ पा रही है। धुन खत्म होते ही कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आता है और दोनों को एहसास हो जाता है कि अब उन्हें वापस हकीकत के इस पर आने के लिए खतरनाक खेल में उतरना ही होगा। अगली सुबह पीटर एलिस की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। वह उसे पैसा देकर कहता है कि जितना हो सके यहाँ से दूर निकल जाओ और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। साथ ही वो उसे एक ऐसा फोन देता है जो ट्रेस नहीं किया जा सकता और सिर्फ उसी से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये उसके लिए लाइफलाइन जैसा होगा अगर हालात बिगड़ जाएं। एलिस को रवाना करने के बाद पीटर खुद अपना अगला कदम उठाता है। अब उसका टारगेट है पता लगाना कि जॉन को कहाँ रखा गया है, क्योंकि असली सच और CIA के भीतर छिपे मोल की चाबी अभी भी वहीं कहीं जॉन के पास ही फंसी हुई है। पीटर अपनी पुराने टॉप स्पाई वाली स्किल पर वापस आ चुका है और अब उसके निशाने पर हैं अपने ही लोग। अपने अनुभव और जासूसी हुनर की मदद से वो कुछ ही समय में ये पता लगा लेता है कि जॉन को कहाँ रखा गया है। बाहर तैनात CIA टीम को वह एक एक करके चुपचाप ढेर कर देता है और सीधे अंदर जाकर जॉन पर बंदूक तान देता है। साफ कहता है अब अर्ध सत्य नहीं चलेगा, सब कुछ खुलकर बताना पड़ेगा। मौत सामने देखकर जॉन कबूल करता है कि कुछ महीने पहले नतालिया के बर्ताव में बदलाव दिखने लगा था। ऊपर बैठे बड़े अधिकारियों को शक हुआ कि शायद वो डबल गेम खेल रही है, इसलिए उन्होंने उसे तुरंत वापस बुलाने का फैसला किया। जॉन जानता था कि अगर नतालिया अमेरिका लौटी तो उसकी मौत लगभग तय है, इसलिए उसने नियम तोड़कर चुपके से पीटर को रूस बुलाया ताकि वो उसे निकाल सके और ऑपरेशन गुप्त रहे। इसलिए न CIA को बताया न नतालिया को कि पीटर मैदान में होगा। पीटर को यह सुनकर गुस्सा आता है कि उसे इतने बड़े खेल में बिना पूरी जानकारी के झोंक दिया गया, लेकिन वह असली सवाल पर आता है, नतालिया को मारने का ऑर्डर किसने साइन किया और अपना ही एजेंट खत्म करने की इतनी क्रूर जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार दबाव में जॉन नाम बता देता है, सबके पीछे है वाइनस्टीन। उसके मुताबिक वाइनस्टीन ने चुपचाप अर्काडी से हाथ मिला लिया, इसीलिए उसने मेसन को खुद नतालिया पर ट्रिगर खींचने का आदेश दिया ताकि वो चुप हो जाए और मीरा तक जाने वाली हर कड़ी भी हमेशा के लिए कट जाए। जॉन ये भी जोड़ता है कि मीरा वैसी साधारण गांव की लड़की कभी थी ही नहीं जैसा अर्काडी दिखाता है। उसके माता पिता दोनों यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, इसलिए मीरा बचपन से ही अंग्रेजी और रूसी दोनों भाषा में धारा प्रवाह थी। अर्काडी ने जब भी जो कुछ जिस भी भाषा में बोला वो हर बात साफ साफ समझती रही। ये सुनकर पीटर अंदर तक हिल जाता है। उसे समझ में आता है कि मीरा सिर्फ एक गवाह नहीं बल्कि ऐसा जिंदा सबूत है जो अर्काडी और वाइनस्टीन दोनों की पूरी इमारत गिरा सकता है। और साथ ही ये भी क्लियर हो जाता है कि अंग्रेजी रूसी में धारा प्रवाह प्रोफेसर माता पिता वाली प्रोफाइल किसी और नहीं उसी एलिस पर भी फिट बैठती है, जिसके साथ वो अभी अभी रात बिताकर आया है। पीटर को जॉन से मिली जानकारी से लगभग यकीन हो चुका है कि एलिस ही असली मीरा है, वही प्रोफेसर माता पिता वाली इंग्लिश रशियन फ्लुएंट गवाह जिसने अर्काडी के सारे जुर्म अपनी आंखों से देखे हैं। मेसन का भरोसा तोड़ने की चालूधर लगातार नाकाम रहने के बाद मेसन के मन में भी दुविधा बढ़ रही है और ये बात वाइनस्टीन को साफ महसूस होने लगती है। उसे लगता है कि मेसन के अंदर अब भी
अपने पुराने गुरु के लिए बहुत ज्यादा इज्जत बची हुई है, जबकि पीटर उसके हिसाब से एजेंसी के लिए सीधा खतरा बन चुका है। इस गुरु शिष्य वाली डोर को हमेशा के लिए काटने के लिए वाइंस्टीन मेसन को एक यूएसबी देता है जिसमें पीटर से जुड़ी इंटरनल रिपोर्टें और कमेंट्स सेव हैं। वो मेसन से कहता है कि इन्हें खुद पढ़ो और देखो कि पीटर सच में तुम्हारे बारे में क्या सोचता था। मेसन जब इन फाइलों को पढ़ता है तो अंदर तक हिल जाता है। लगभग हर मिशन रिपोर्ट में पीटर की राय उसके खिलाफ जाती दिखती है। परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री, डिसिप्लिन और जजमेंट पर सवाल, और अंत में साफ लिखा सुझाव कि मेसन फील्ड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त नहीं है और उसे एजेंसी से हटा देना चाहिए। ये बेरहम लाइनें उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा भड़का देती हैं। उसे लगता है जिसे वो पिता समान मानता था वही हमेशा से उसे बोझ समझता रहा, और वहीं से दोनों के बीच की इमोशनल स्ट्रिंग आधिकारिक रूप से टूट जाती है। कुछ देर बाद जब उसका दिमाग थोड़ा शांत होता है तो वो प्रोफेशनल मोड में जाकर पीटर से जुड़ी सारी तस्वीरें, रिकॉर्ड्स और सैटेलाइट इमेजेस को क्रॉस चेक करने लगता है। इसी दौरान उसे एक और बड़ा राज्य दिखता है। कुछ फोटो क्लस्टर और पैटर्न से उसे समझ आता है कि पीटर और नतालिया की एक बेटी भी है, यानी पीटर के पास अब भी एक छुपा कमजोर बिंदु मौजूद है। मेसन बिना देर किए ये जानकारी वाइंस्टीन को भेज देता है ताकि साबित कर सके कि अब उसके अंदर कोई नरमी नहीं बची। अगर जरूरत पड़े तो वो पीटर को पकड़ने के लिए उसकी फैमिली तक को भी ट्रैक करने से पीछे नहीं हटेगा। वाइंस्टीन के लिए ये सिग्नल साफ है, उसका सबसे भरोसेमंद शिकारी अब वाकई अपने पुराने शिकारी गुरु के खिलाफ पूरी तरह मोर्चे पर उतर चुका है और आगे की हंट में कोई दया नहीं दिखाएगा। एलिस अब पीटर की दी हुई सेफ्टी प्लान से पूरी तरह अलग रास्ता चुन लेती है। उसे समझ आ चुका है कि जब तक अर्काडी जिंदा है तब तक उसकी भाग दौड़ और डर खत्म नहीं होगा, इसलिए वो तय करती है कि अब सीधे उसी का सामना करके अपने हाथों से इस खेल को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। एलिस का खुद बदला लेने का फैसला इस इरादे के साथ वो सिमेओन के पास पहुंचती है और साफ साफ कहती है कि उसे अर्काडी से आमना सामना चाहिए। सिमेओन से वो मीटिंग अरेंज करने की डिमांड करती है। सिमेओन इंतजाम करता है कि एलिस एक कॉल गर्ल के भेष में होटल पहुंचे ताकि सिक्योरिटी को शक भी न हो और वो सीधे अर्काडी के स्वीट तक पहुंच सके। एलिस जैसे ही लिफ्ट में बैठकर उसके कमरे की ओर बढ़ती है तभी पीटर का फोन आता है। वो पूछता है कि वह कहाँ है तो एलिस बिना छुपाए बता देती है कि वो अभी अर्काडी से मिलने जा रही है उसे मारने के लिए। पीटर ये सुनकर सख्त विरोध करता है, उसे समझाता है कि ये पूरी तरह सुइसाइड मिशन है और अकेले जाना बेहद बेवकूफी होगी, लेकिन एलिस अब इतनी ठान चुकी है कि उसके शब्द उस पर असर ही नहीं करते। दूसरी तरफ सीआई के कमांड सेंटर में मेसन को एक महिला विश्लेषक से बड़ा अपडेट मिलता है। डेटाबेस चेक में सामने आता है कि असली एलिस तो कई साल पहले मर चुकी थी। बायोमेट्रिक और वॉइस एनालिसिस से पक्का हो जाता है कि जो औरत अभी तक एलिस बनकर घूम रही थी वो दरअसल मीरा ही है। कमरे में आमना सामना और पुराना जख्मीदार होटल में एलिस उर्फ मीरा आखिर अर्काडी के कमरे में पहुंच जाती है। उसे देखते ही उसके दिमाग में पुराने जख्म ताजा हो उठते हैं। परिवार की बेरहमी से हुई हत्या की तस्वीरें, जलती इमारतें और वो रातें जब अर्काडी ने बार बार उसके साथ दरिंदगी की, सिर्फ अपनी गंदी हवस पूरी करने के लिए उसे जिंदा छोड़ रखा था। इन्हीं यादों की आग ही अब उसके हाथों को कांपने नहीं देती बल्कि ट्रिगर की तरफ और मजबूती से धकेलती है। उसके लिए ये अब सिर्फ कोई मिशन नहीं बल्कि अपने बचपन, अपने खोए घर और नतालिया जैसे बेगुनाहों के लिए लिया गया आखिरी बदला है। एलिस की नजर सामने बैठे राक्षस पर जमी है लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। वो बहाना बनाती है कि उसे मेकअप ठीक करना है और बाथरूम में चली जाती है। वहाँ शीशा तोड़कर कांच का एक नुकीला टुकड़ा छुपाकर वापस आती है। जैसे ही अर्काडी जरा सा भी लापरवाह होता है वो बिजली सी तेजी से उस कांच को उसकी गर्दन पर रख देती है और बस एक इशारे की देर पर उसकी सांसें खत्म हो सकती हैं। उसी समय पीटर भी लोकेशन तक पहुंच चुका होता है। वो बाहर तैनात अर्काडी के गार्ड्स को पलक झपकते ही निपटा देता है और कमरे में घुसकर एलिस को रोकता है। वो कहता है कि अर्काडी को अभी जिंदा रहना होगा क्योंकि सीआई के अंदर बैठे गद्दार की पहचान उसी के मुंह से निकलवानी है ताकि बाद में उसकी कब्र भी पक्की हो सके। पीटर एलिस से कहता है कि ये पूरा बयान फोन पर रिकॉर्ड करो, तभी इसका सबूत के तौर पर वजन रहेगा। फिर वो अर्काडी के साथ रूसी रूलेट जैसा जानलेवा खेल खेलते हुए उस पर इतना प्रेशर डालता है कि आखिरकार उसका हौसला टूट जाता है और वो कबूल करता है कि सीआईए के अंदर का मोल कोई और नहीं बल्कि जॉन है। ये नाम सुनकर कुछ सेकंड के लिए पीटर भी थम जाता है लेकिन हालात उसे सोचने की मोहलत नहीं देते। वो फिलहाल अर्काडी की जान बख्शकर एलिस को साथ ले कमरे से बाहर निकल पड़ता है ताकि बाद में उसे गवाही और सौदे के लिए इस्तेमाल कर सके, मगर दरवाजे के ठीक बाहर उन्हें सीआईए की एजेंट टीम घेर लेती है। हालात बिगड़ते देख पीटर फौरन फायरिंग करते हुए कवर बनाता है और पीछे की ओर भागते हुए एलिस को लिफ्ट तक ले जाता है। वह उसे नीचे भेजते हुए कहता है कि सीधा हयात होटल जाओ, वहाँ छिपकर उसका इंतजार करो, बाकी काम
काम वह ऊपर गोलियों और झूठ के इस खेल को निपटाकर करेगा। पीटर एलिस से साफ कह देता है कि अगर दोपहर तक वह वापस न पहुंचे तो वह सीधे डच दूतावास जाकर पूरी सच्चाई बयान करे और राजनीतिक शरण मांगे, क्योंकि अब वही उसके जिंदा बचने का सबसे सुरक्षित रास्ता है। खुद पीटर सीआईए की टीम को अपने पीछे लगाकर बेसमेंट की तरफ खींच ले जाता है, जहां आखिरकार उसका आमना सामना मेसन से होता है। शुरुआत में जवान ताकत और बेहतर फिजिकल कंडीशन की वजह से मेसन उस पर भारी पड़ता दिखता है, लेकिन सालों के तजर्बे और चतुराई से पीटर फाइट पलट देता है और आखिर में मेसन का गला दबाकर उसे काबू में कर लेता है। फिर भी उसे मारने के बजाय उसका हाथ छोड़ देता है। उल्टा पीटर मेसन को वही फोन थमा देता है जिसमें अर्काडी का कबूलनामा रिकॉर्ड है, ताकि वो खुद पूरी कहानी देख समझ सके कि किसने किसके साथ गद्दारी की। वीडियो देखने के बाद मेसन इसे लेकर रिपोर्ट करने पहुंचता है, मगर सामने वाइंस्टीन नहीं बल्कि जॉन बैठा होता है। ऊपर बैठे सीआईए के टॉप नेताओं ने फैसला कर लिया है कि वाइंस्टीन को हटाकर अब जॉन को फिर से फ्रंट पर लाया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अर्काडी को काबू में रखने और एजेंसी के लंबे हित साधने के लिए वही ज्यादा मुफीद है। ये देखकर मेसन फोन छुपा लेता है और ऐसे व्यवहार करता है मानो कुछ भी खास हाथ नहीं लगा, लेकिन उसने पीटर की बेटी की पहचान पर जो खुदाई की थी उस बात को अब छिपाना नामुमकिन हो चुका है और आंद्रा खाने सब जान चुके हैं कि पीटर के पास भी एक नाजुक वीक पॉइंट है। उधर पीटर तय समय पर हयात होटल पहुंचकर एलिस से फिर मिल जाता है। उसकी नजर में अब तस्वीर लगभग साफ है। अर्काडी अपना गुनाह कबूल कर चुका है, सीआईए के भीतर छिपे गद्दार का चेहरा भी सामने आ चुका है और मीरा उर्फ एलिस के पास भी पहली बार आम लोगों की तरह जीने की एक असली उम्मीद है। इसीलिए पीटर के दिल में पहली बार ये ख्याल मजबूती से उठता है कि शायद अब बंदूक और खून खराबे से दूर जाकर अपनी साफ्टी से बेटी के पास लौटने का वक्त सचमुच आ गया है। उसे उस बच्ची के साथ वो जिंदगी पूरी करनी है जो नतालिया के साथ शुरू हुई थी और अधूरी रह गई। पीटर जैसे ही अपनी बेटी के बारे में जानकारी लेने के लिए कॉल करता है, दूसरी तरफ से जॉन की आवाज आती है। जॉन साफ कर देता है कि वो पीटर की बेटी को एलिस के बदले सौदे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि मीरा एलिस को भविष्य में ट्रम्प कार्ड बनाकर अर्काडी पर कंट्रोल रख सके जब वो रूस का राष्ट्रपति बन जाए। पीटर के लिए ये सौदा किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। वो एलिस से तुरंत कहता है कि 3 ट्रेन टिकट जूरिख के लिए खरीद लो, एक उसके लिए और 2 बाप बेटी के लिए, और स्टेशन पर उनका इंतजार करो। अगर ट्रेन छूटने से पहले वो दोनों नहीं पहुंचते तो उसे बिना पीछे देखे अकेले निकल जाना होगा, क्योंकि तब इसका मतलब होगा कि बेटी को बचाने की कोशिश में पीटर कहीं न कहीं फेल हो गया। कुछ देर बाद पीटर तय रेंडेजवू पॉइंट पर जॉन से आमने सामने मिलता है। जॉन खुलासा करता है कि सीआईए को अर्काडी की सत्ता की भूख और उसके खेलों का काफी पहले से अंदाजा था, मगर एजेंसी ने जानबूझकर आंखें मूंद ली, क्योंकि अर्काडी जो चाहता था वही रणनीतिक रूप से अमेरिका के हितों को भी सूट करता था। बात खत्म करते ही वह पीटर को फोन पकड़ा देता है ताकि वो खुद बेटी से बात कर पाए। बेटी की सेफ आवाज सुनकर पीटर राहत तो महसूस करता है, लेकिन उसी वक्त जॉन को झूठा लोकेशन दे देता है, क्योंकि अब उसे पूरा भरोसा है कि उसका पुराना शागिर्द मेसन सच जानने के बाद सही साइड पर खड़ा होगा। ये भरोसा खाली नहीं जाता। मेसन अपनी टेक एनालिस्ट साथी की मदद से कॉल की मेटाडेटा और ट्रेसिंग से जल्दी पता लगा लेता है कि पीटर की बेटी को वास्तव में किस लोकेशन पर रखा गया है। वह बिना देरी वहां पहुंचता है, बाहर पहरा दे रहे एजेंटों को ध्वस्त करता है और लड़की को सुरक्षित निकाल लेता है। फिर उसे खतरे के दायरे से दूर भेजकर खुद वापस उसी डील पॉइंट पर लौट आता है जहां जॉन और सीआईए की बाकी टीम इंतजार में है। वहां लौटकर मेसन मौन नहीं रहता। वह सीधा हथियार तानकर फायर खोल देता है और एक एक करके बचे हुए एजेंटों को भी साफ कर देता है, ताकि न पीटर की बेटी पर कोई दोबारा हाथ डाल सके और न जॉन जैसे लोग इस गंदे खेल को आगे बढ़ाने की हालत में रह जाएं। जैसे ही मेसन बाकी एजेंटों को ढेर करके लौटता है, माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल चुका होता है। इसी गड़बड़ी का फायदा उठाते हुए पीटर पास पड़े एक एजेंट की बंदूक झटक लेता है और पलक झपकते ही जॉन पर तान देता है। अब जो आदमी दूसरों को मोहरे की तरह चलाता था वही खुद बंधक बन चुका है। उसकी सारी चालें, सौदे और ब्लैकमेल एक झटके में बेकार हो जाते हैं और जॉन को ऐसी हार स्वीकार करनी पड़ती है जिसकी उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी। मेसन की समय पर की गई कार्रवाई से पीटर की बेटी पूरी तरह सुरक्षित निकल आती है। बाप बेटी सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं जहां एलिस उनका इंतजार कर रही होती है और तीनों मिलकर जूरिख वाली ट्रेन में सवार हो जाते हैं। जैसे किसी खून खराबे भरे लंबे सफर के बाद पहली बार उन्हें एक साधारण शांत जिंदगी की झलक दिखाई दी हो। कुछ समय बाद एलिस अंतर्राष्ट्रीय अदालत में गवाही के लिए पेश होती है। वहां वो अर्काडी और जॉन दोनों के सारे जुर्म और साजिशें बारीकियों के साथ उजागर कर देती है। उसकी गवाही न सिर्फ अर्काडी की राष्ट्रपति
राष्ट्रपति बनने की आखिरी उम्मीदों को राख में बदल देती है, बल्कि रूस की सियासत को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करने का CIA का बड़ा प्लान भी ध्वस्त हो जाता है। आखिरी वार खुद CIA करती है। एजेंसी अपने ही संपर्क अर्काडी को चुपचाप हटवा देती है ताकि सबूतों की आखिरी कड़ी भी मिट जाए और ऊपर बैठे लोगों की कुर्सी हिलने न पाए। इस तरह ये कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। सिस्टम अभी भी गंदा है, लेकिन कुछ लोग जैसे पीटर, मेसन और एलिस फिर भी सच और इंसाफ के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार